नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कार्ल शावर के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं ये अमेरिका के। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म है वो 1889 ईस्वी में हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो अमेरिका में कहाँ पर हुआ? तो अमेरिका में मिसूरी नामक राज्य में। कहाँ पर? तो मिसूरी नामक राज्य में। और मिसूरी में कहाँ पर हुआ? तो वारेंटन क्षेत्र के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ? तो वारेंटन क्षेत्र में हुआ। वारेंटन क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। 1889 से लेकर 1970 तक का काल इनका रहा है। ईस्वी 1889 से लेकर के 1970 तक का काल रहा है। अगर आपको कालक्रम पूछा जाता है, आजकल का ये ट्रेंड बन चुका है कि कालक्रम का क्वेश्चन 1-2 से आ जाता है। तो कार्ल शावर के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप 1889 से लेकर के 1970 तक का कालक्रम याद रखें। अमेरिका में इनका जन्म हुआ, अमेरिका के मिसूरी राज्य में और वारेंटन क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कि इनकी विचारधारा थी वो फ्रांसीसी विचारधारा से कहीं ना कहीं ये संबंधित थी और ये प्रभावित थे, लेकिन आधुनिक निश्चयवाद से भी कहीं ना कहीं प्रभावित थे। यानी इनका जो विचार था वो कहीं ना कहीं किस पर था? तो संभववाद पर था। संभववाद पर था, लेकिन आधुनिक निश्चयवाद से भी क्या थे? प्रभावित थे। आधुनिक निश्चयवाद से प्रभावित थे। तो यानी कहीं ना कहीं ये निश्चयवाद और संभववाद के बीच के रास्ते की ओर ये अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने चूंकि लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया, यानी दृश्य भूमि के लिए उन्होंने भूदृश्य भूमि के लिए एक शब्द प्रयोग किया। कौन सा? तो लैंडस्केप। लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया, जो कि जर्मनी के लैंडस्केप जो शब्द था उसके समान अर्थ रखता है। यानी जर्मनी से संबंधित जो लैंडस्केप शब्द था, सॉफ्ट शब्द था, उसी को इन्होंने क्या कर दिया? दृश्य भूमि के लिए लैंडस्केप शब्द का प्रयोग कर दिया। किसने? कार्ल शावर ने। आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किसने किया? भूदृश्य भूमि के लिए। किसके लिए? भूदृश्य भूमि के लिए। तो ये कार्ल शावर ने किया है, आपको याद रखना है। और जर्मनी से संबंधित क्या है? लैंडस्केप शब्द है जो भूदृश्य भूमि के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन उसी के समानार्थक क्या है? ये भूदृश्य भूमि के लिए लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया है कार्ल शावर ने। ये आपको याद रखना है। इनका विचार और तथ्य जो था, यानी इनका विचार और तथ्य जो था वो इस पर आधारित था कि अगर किसी भी प्रकार से इतिहास और भूगोल के इन्होंने जो विवरण दिया, यानी इतिहास अगर कब का बखान करता है, कब यानी समय से लेकर इतिहास समय के बारे में बताता है, तो भूगोल जो है वो किसके बारे में बताता है? भूगोल कहाँ के बारे में बताता है? यानी इतिहास और भूगोल का संबंध इन्होंने घनिष्ठ बताया और अपनी कथन, अपनी परिभाषा में इस प्रकार इतिहास अगर कब के बारे में बखान करता है तो भूगोल कहाँ के बारे में विचार रखता है। ये विचार किसने दिए? कार्ल शावर ने दिए। आपको अच्छे से याद रखना है कि इतिहास अगर कब के बारे में विचार रखता है कि कब, कहाँ, कब के बारे में, समय की कब का मतलब समय से होता है और ये कहाँ से लेकर स्थान से होता है। तो ये विचार किसने दिए? तो कार्ल शावर ने दिए। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रमुख पुस्तकों के बारे में कि कार्ल शावर की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी। इसमें हम बात कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में, तो लैंड एंड लाइफ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। लैंड एंड लाइफ की बात करें या अन्य कुछ पुस्तकों की बात करें, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, द मॉर्फोलॉजी ऑफ
लैंडस्केप, महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, जिसे अगर बात करें द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप एंड लैंड एंड लाइफ। इसके अलावा हम बात करें तो सांस्कृतिक भूगोल या कल्चरल जियोग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल के बारे में, सांस्कृतिक भूगोल नामक पुस्तक, लैंड एंड लाइफ द मॉर्फोलॉजी एंड ऑफ लैंडस्केप, सांस्कृतिक भूगोल। इसके अलावा हम बात करें 16वीं शताब्दी के नए स्पेन के कालीन, 16वीं शताब्दी के नए कालीन। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनकी कुछ, जैविक विश्व का मानवीय उपयोग, जैविक विश्व का मानवीय उपयोग। हमने बात की थी कि इन्होंने आधुनिक निश्चयवाद पर भी अपना फोकस डाला, तो इसी आधार पर ही डाला था कि इन्होंने दो प्रकार की विचारधाराएं जो कि दी, उसमें प्राकृतिक क्षेत्रों के विलक्षण के बारे में दी और मानवीय गतिविधियों द्वारा भूदृश्य भूमि पर सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं उनका समायोजित भी इसके अंदर उन्होंने किया। इन दो प्रकार की विचारधारा इन्होंने दी, प्राकृतिक क्षेत्र का विलक्षण और मानवीय गतिविधियों द्वारा भौतिक भूदृश्य का भू आवरण या सांस्कृतिक वातावरण। तो ये जैविक विश्व का मानवीय उपयोग नामक पुस्तक के अंदर इन्होंने इनका विस्तृत वर्णन किया है। अब हम बात कर रहे हैं अन्य पुस्तकों के बारे में, तो मिसौरी के औपचारिक उच्च भूमियाँ, मिसौरी की औपचारिक उच्च भूमियाँ, क्योंकि मिसौरी राज्य से संबंधित इनका खुद का संबंध रहा था और ज़्यादातर भूगोलवेता जो रहे अपने निकटतम स्थान के आसपास इन्होंने लिखा है ज़्यादा। और कहीं ना कहीं कार्ल शावर ने जो विश्व की कल्पना की थी वो कहीं ना कहीं 3 महाद्वीपों को लेकर के अधिक था, इनका योगदान अधिक। जब से बात करें सांस्कृतिक भूगोल के अंदर इनका विशेष योगदान रहा था, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूगोल में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसमें? तो ऐतिहासिक व सांस्कृतिक भूगोल में, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक भूगोल में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक भूगोल में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा कृषि के उद्गम एवं प्रकीर्णन अन्य पुस्तक है, कृषि के उद्गम एवं प्रकीर्णन नामक इनकी अन्य पुस्तक है। ये कुछ महत्वपूर्ण की पुस्तकें थी, जैसे मैंने बात की लैंड एंड लाइफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, सांस्कृतिक भूगोल के बारे में, 16वीं शताब्दी के नए कालीन और जैविक विश्व का मानवीय उपयोग, मिसौरी की औपचारिक उच्च भूमियाँ, कृषि के उद्गम एवं प्रकीर्णन। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक भूगोल में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कार्ल शावर ने लैंडस्केप का प्रयोग किया जो कि जर्मनी के लैंडस्केप शब्द के समानार्थी है और ये कहीं ना कहीं यानी संभववाद से संबंधित थे, लेकिन आधुनिक मानववाद के आधुनिक जो निश्चयवाद जो है या मानवीय प्रवृत्ति और प्राकृतिक प्रवृत्ति के बीच का जो रास्ता है, इनका भी कहीं ना कहीं इन्होंने समर्थन किया है। तो बहुत अधिक महत्व रखता है इनका व्याख्यान। तो ये छोटा सा वीडियो आपको इसलिए बनाया गया क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो लगभग आपको बता दी गई है। बाकी इनका ये थोड़ा सा सार ही यूँ कह सकते हो आप कि शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताने का प्रयास किया जाता है ताकि आपको परीक्षा के लिए आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। थैंक यू, धन्यवाद।